In this chapter, Introduction to Euclid Geometry. Euclid was this scientist or mathematician basically, and इन्होंने जो ज्योमेट्री बनाया उसको बोलते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री. सो इन्हीं के यूक्लिड ज्योमेट्री क्या क्या था तो उसके बारे में पढ़ेंगे. द मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री, इनके अकॉर्डिंगली क्या था. देन डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री ओवर द ईयर्स क्या क्या हुए. वी विल सी व्हाट डेफिनेशन यूक्लिड हैज गिवन. उनको यूक्लिड डेफिनेशंस बोलते हैं. He also gave 7 axioms, common notions जो होते हैं उनको उन्होंने बनाया. Then he had made 5 postulates. Then we will see the uses of Euclid axioms and postulates. And एक प्ले फेयर करके भी एक थे मैथमेटिशियन, उन्होंने भी अपना एक एक्सियम बनाया, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो पहले हिस्ट्री देखते हैं ज्योमेट्री. सो बिफोर वी मूव फर्दर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोमेट्री. सो जियोमेट्री देखेंगे तो दो वर्ड से बना है, जियो एंड मीट्री. जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, एंड मीट्री मतलब क्या होता है, टू मेजर. अर्थ को मेजर करना इज कॉल्ड जियोमेट्री, और ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, राइट. सो पुराने जमाने में यदि देखेंगे तो ज्योमेट्री इस मीनिंग के हिसाब से लगता है कि ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ फॉर मेजरिंग लैंड्स, क्योंकि उस जमाने में खाली खेती होते थे, लैंड ही होता था. तो लैंड के ऊपर हमको नापना है, मेजर करना है, तो उसके लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया उसको बोला गया जियोमेट्री. एंड ये खाली इजिप्टिशियन ने पढ़ा, वो बेबीलोन, चाइना, इंडिया, तो अक्रॉस द यूनिवर्स, अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोगों ने ओवर द पीरियड इसके बारे में मैथमेटिक्स को डेवलप किया. दिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड जियोमेट्री, राइट. तो इजिप्शियन ने क्या क्या किया, यदि हम देखें डेवलपमेंट इन जियोमेट्री बाय इजिप्शियंस, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सो व्हाट इज दिस शेप्स इज अ पिरामिड, बट इट इज अ ट्रंकेटेड पिरामिड बिकॉज इट हैज बीन कट फ्रॉम द टॉप. आधा ही है, बट इन्होंने बहुत तरह से प्रिज्म बनाए या पिरामिड्स बनाए. तो ये एक पिरामिड है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ट्रायंगल पिरामिड. दिस वन इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड. इसको कौन सा बोलेंगे, पेंटागोनल पिरामिड. एंड दिस कॉल्ड हेक्सागोनल पिरामिड. तो इनका नाम ऐसे क्यों पड़ रहा है, इन्होंने क्यों दिए. सो देखो, ये ट्रायंगल क्यों बोला, इसका बेस इज ट्रायंगल. सिमिलरली हेयर ये क्या है, स्क्वायर वाले में द बेस इज स्क्वायर, एंड इसमें पेंटागोनल है, इसमें हेक्सागोनल है. तो जैसा बेस होगा उस पिरामिड का वो नाम होगा. और पिरामिड की एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, जो ये साइड होती है किसी भी एज को आप देखोगे इट इज इन ट्रायंगल फॉर्म. जैसे इसमें भी ट्रायंगल है, एंड मैं इस वाले में राइट वाले में देखूं, सो ये देखो यहाँ पे भी ये ट्रायंगल है, ये सामने ट्रायंगल है. टॉप में देखूं तो कौन, इनमें भी देखो ये भी एक ट्रायंगल है, तो ये भी एक ट्रायंगल. दैट मींस साइड्स आर इन ट्रायंगल फॉर्म. सो साइड ट्रायंगल फॉर्म होगी, बेस जिस टाइप का होगा उसका नाम वैसा ही पिरामिड हो जाएगा. सो दिस वाज is like one of the biggest contribution of the Egyptians, right. So that means it indicates they know about geometry. Okay. इसके अलावा इंडियंस और एशियंस, बहुत सारी कंट्रीज ने, अरेबियन कंट्रीज ने, सब ने काम किया. क्या क्या किया इंडियंस के यदि देखें, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी बोलते हैं, अराउंड 3000 BC, बहुत पुरानी है. दे यूज एक्सटेंसिव यूज ऑफ ज्योमेट्री, बहुत यूज किया. कैसे मालूम चलता है, एग्जाम्पल लेते हैं. उन्होंने जो अपनी रोड्स बनाई, देवर पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल रोड्स थी उनकी कॉलोनी में. एंड दे हैव अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम. अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाना है तो सोचो उसमें स्लोप वगैरह देना होगा. दैट मीन्स दे नो ज्योमेट्री, कितना स्लोप रखना, क्या रखना. एक और चीज़ थी, जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें, दे यूज फिक्स्ड रेशो ब्रिक्स. मीन्स रेशो क्या थी उनकी, लेंथ ब्रेथ टू थिकनेस. ये एक ब्रिक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये हाइट है. तो इनकी रेशियोज जो होती हैं वो फिक्स थी, 4:2:1. दैट मीन्स दिस इज अनदर इंडिकेशन दे नो अबाउट जियोमेट्री. इन एंशियंट इंडिया में देखें स्पेशली, तो हमारा एक स्लोप सूत्र होता है विच इज़ वेरी ओल्ड, अराउंड 500 800 to 500 BC है, वर द मैनुअल्स ऑफ जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस. तो इसको मैनुअल बोला जाता है, जियोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन. जब कुछ घर बनाना है, कुछ बनाना है, उसको मैनुअल के फॉर्म में बोला जाता है, इसको सुलभ सूत्र बोलते हैं. दे यूज स्क्वायर्स एंड सर्कुलर्स अल्टर्स and were used for household rituals, while altars whose shapes were combination of rectangles, triangle and trapezium. घर में हवन वगैरह करते हैं ना, तो वो अल्टर होता है. वो सर्कुलर भी होता था, स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, ट्रेपेजियम भी था. एंड
एंड दीज वर रिक्वायर्ड फॉर द वर्शिप। करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। तो उनके डिफरेंट शेप्स थे, तो ये मालूम चलता है कि दे वर फुली अवेयर कि ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्राइंगल रेक्टेंगल क्या होता है। एंड श्री यंत्रा, श्री यंत्रा यदि आप देखोगे आयर अर्थवेदा के अंदर होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, श्री यंत्रा बोलते हैं उसका यूज़ करो। कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसलीस ट्राइंगल्स। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर कितने हैं, उसमें टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं। And these triangles are arranged in such a way they produce 43 subsidiary triangles। तो श्री अंतर का यदि आप फोटो देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि लोग, सो द ज्योमेट्री, एक आइसोसलीस ट्राइंगल यदि आपको बनाना हो तो काफ़ी मेहनत लगती है, और उन्होंने एक के अंदर 9 बना दिया, और उसके अंदर फिर फर्दर देखोगे देयर आर 43 subsidiary triangles। So that means the Indians and the Asians, they have also contributed in development of geometry। डेवलपमेंट इन ज्योमेट्री अप टू 300 BC, जो काफ़ी धीरे धीरे स्लो स्लो हो रहा था। सो इंडियन हो, चाइनीज़ हो, बेबीलोनियन हो, सो देर वर नो जनरल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर ज्योमेट्री के। अलग अलग छोटे छोटे में कहीं ना कुछ चल रहा था, राइट। हाउ ग्रीक सिविलाइजेशन जो थी, दे स्टार्टेड emphasizing especially on two things। One is called the reasoning behind why certain things works। क्यों पर्टिकुलर चीज़ चलती है, मैं कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन फॉलो करता हूँ घर बनाने में, वो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा चलता है, उसके बाद वो रीजनिंग करने लगे। एंड दे आल्सो स्टार्टेड रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग टू एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, वो सही है या नहीं है, उसके लिए वो रीजनिंग करने लगे, एंड सो दैट दे वर एबल टू एस्टैब्लिश इट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़े। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर थे, उनका नाम था थेल्स, एंड ही इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नोन प्रूफ। क्या चीज का नोन प्रूफ दिया? दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्टेड मतलब होता है इज दैट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यदि सर्कल को बाइसेक्टेड करते हैं बाय इट्स डायमीटर, तो दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। जैसे मैं एक सर्कल ले लूं, तो डायमीटर से यदि कट करूं, इसको कट करूं, किस चीज से कट करूं? डायमीटर से, तो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस इज व्हाट ही प्रूव्ड। तो ही वाज द फर्स्ट गाय। एंड ये कौन थे? एक आदमी को आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस। ये उसके टीचर थे। तो जो इनका स्टूडेंट था, उसने पाइथागोरस बनाया। तो ये लोग काफी, ग्रीक्स बोला जाए, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलपमेंट करने लगे थे ज्योमेट्री के अंदर। सो इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ज्योमेट्री आफ्टर 300 BC, तो कुछ सडनली चेंज हुए। क्यों हमने 300 BC बोला? इससे पहले का तो हम कर चुके हैं। यदि इसकी बात करें तो एक नई चीज हुई। क्या हुई? एक टीचर से, उनका नाम था यूक्लिड। ही वॉज अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, बट बेसिकली ही वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया, जितने भी अभी तक काम हुआ था, ऑल वर्क, ही कलेक्टेड ऑल द नोन वर्क्स एंड अरेंज्ड इट इन हिज फेमस ट्रेजर कॉल्ड एलिमेंट्स। सब कुछ इन्होंने इकट्ठा किया और एक बुक बनाई जिसका नाम रखा एलिमेंट। इसके अंदर कितने चैप्टर थे? देयर वर 13 चैप्टर्स। तो फर्स्ट टाइम किसी आदमी ने एक बुक बनाई ऑन जियोमेट्री, राइट, विद द नेम ऑफ एलिमेंट। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि इन्होंने सारे एग्जिस्टिंग जितनी भी चीजें थी सिस्टमेटिक वे में एक बुक में डाल दिया। दैट इज वाई हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, जो इन्होंने बनाई उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला इनके अप्रोच पढ़ेंगे कि इन्होंने ज्योमेट्री के लिए क्या अप्रोच फॉलो किया, एंड देन वी ट्राई टू लिंक हिज अप्रोच विद द प्रेजेंट डे ज्योमेट्री, जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं। और ये यूक्लिड ने ज्योमेट्री उस समय इकट्ठा करके बनाई थी, बुक बनाई थी, उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है एंड इनके अप्रोच कैसे अप्रोच थे, राइट। लेट स्टार्ट। तो इन्होंने क्या किया, यूक्लिड ने डेफिनेशंस दी, कुछ एक्सियोम दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूक्लिड डेफिनेशंस। सो ही डेवलप्ड द एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशंस ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। इनमें सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का एक दिमाग में एब्स्ट्रैक्ट बना लेते ना, दिमाग में एक सोच बना ली। वो क्या सोच थी? अ सॉलिड हैज अ शेप, साइज, पोजीशन होती है, एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
कहने का एग्जांपल है, दिस इज द सॉलिड, इसकी एक शेप है, राइट, इट्स लाइक अ क्यूब, इसका एक साइज है, इतना बड़ा इतने इंच बाई इंच हो सकता है, इसकी एक पोजीशन पर है, यहाँ पे रखा हुआ है, एंड इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब ये इधर जा सकता है, इधर आ सकता है। तो ये इन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट दिमाग में एक नोशन बना लिया और इन्होंने एक सोच बनाई, ठीक है, पहली चीज। दूसरा इन्होंने बोला इट हैज बाउंड्रीज, इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे कमरे की दीवार होती है, तो ऐसी एक क्यूब की एक दीवार है, राइट, तो ये जो बनी हुई है इसको बोला उन्होंने सरफेस, ये येलो सरफेस, ये ग्रीन, ये डार्क ग्रीन, ऐसे इसके 6 सरफेसेस हैं। सो इसको बोला उन्होंने बाउंड्रीज। सो जो बाउंड्रीज थी, या कमरे की जो बाउंड्री होती है, बाहर से भी आप देख रहे हो या अंदर से भी देख रहे हो, तो उनको बोलेंगे सरफेसेस। सेकेंड, दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम द अदर। जो ये सरफेस होते हैं, एक दूसरे को अंदर और बाहर को दोनों को अलग करते हैं, एंड इसकी कुछ भी थिकनेस नहीं होती है, लिटरली नो थिकनेस, ये इतने पतले हैं, लिटरली इनकी कोई थिकनेस नहीं होती है। ये इन्होंने ऐसा एब्स्ट्रैक्ट माइंड में सोच है, नोशन बना रहे हैं। सेकेंड चीज, द बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेस आर कर्व्ड और स्ट्रेट लाइंस। ये जहाँ पे जो सरफेस टच कर रहे हैं, ये जो इनकी बाउंड्रीज है, एक दूसरे को जो टच कर रहे हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होंगी या वो कर्व होंगी, दो ही तरह की हो सकती हैं। ओके, दीज लाइन्स एंड्स इन पॉइंट्स, उन्होंने बोला ये जो लाइन है, जो सरफेस की एंड लाइन्स हैं, वो एक कहाँ पे जाके एंड होती हैं, एक पॉइंट पर एंड होती हैं। तो इन टोटलिटी यदि बोला जाए, तो इन्होंने क्या बोला, एक सॉलिड से स्टार्ट किया, उसके सरफेसेस बताए, सरफेसेस के जो एजेस हैं उनको बोला लाइंस, और लाइंस कहाँ जाके एंड होती है, पॉइंट्स पे। इनडायरेक्टली इन्होंने क्या बोला, यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं और मैं डायमेंशन की बात करूं, तो सॉलिड क्या बोला इन्होंने, 3 डायमेंशन होता है, सरफेस इज 2 डायमेंशन, लोग इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है, लाइन उसकी एक ही डायमेंशन है, और पॉइंट इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एंड विच एग्जैक्टली आज की डेट में भी हम फॉलो, यही चीज फॉलो करते हैं। सो इनका जो बुक थी एलिमेंट, उसके यदि चैप्टर 1 में जाएं, तो ही लिस्टेड 23 डेफिनेशंस। ये बेसिकली स्टेटमेंट्स उन्होंने लिख दिए, जैसे ये ऊपर स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये तो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं इसको ऐसे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, बेसिक जो स्टेटमेंट लिखे, उसमें कितने लिखे चैप्टर में, 23 डेफिनेशन, सच डेफिनेशन ही गेव, राइट। लाइक कुछ एग्जांपल लेते हैं, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। जो पॉइंट होता है, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये पॉइंट है, छोटा सा दिख रहा है, इट हैज नो पार्ट मीन्स, मतलब बस एक पॉइंट है, उसकी कोई बाउंड्री इधर उधर कुछ नहीं है, जस्ट एक डॉट है, राइट। सेकेंड, अ लाइन इज बेथलेस लेंथ। लाइन जो होती है उसकी लेंथ तो होती है, पर उसकी ब्रेड्थ नहीं होती है, ब्रेड्थ नहीं होती है, मतलब उसकी मोटाई नहीं होती है, बस वो एक लाइन ही होती है। थर्ड चीज उन्होंने क्या बोली, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। एंड लाइन का जो स्टार्टिंग और जो एंड होता है वो पॉइंट ही होता है, मीन्स लाइन पॉइंट से स्टार्ट होती है, पॉइंट पे एंड होती है, जो कि इन्होंने यहाँ क्यूब में बताया था। थर्ड, द स्ट्रेट लाइंस इन अ लाइन विच लाइज इवनली विद अ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब एक लाइन को यदि मैं लूँ, तो बहुत सारे पॉइंट पे एक के ऊपर स्ट्रेट लाइन में लगा दूँ, एक से एक चुपके हुई, मैंने जानबूझ के दूर दिखा हुआ है, यदि ये सब एक के पॉइंट 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 बनाता हूँ, तो आई कैन मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो मीन्स क्या लिखा है, देखो, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या है, एक लाइन है, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मीन्स लाइन के ऊपर एक्चुअली लाई की हुई है, उसके ऊपर पॉइंट से ही बनी हुई है। सेम वे में ही सेड, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ। लाइन की तो बोला इस लाइन लेंथ ही लेंथ होती है, यही तो बोला वन डायमेंशन होती है, ये जो कहना चाह रहा है ऊपर वही चीज है ये, राइट। मीन्स पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ की वन डायमेंशन मीन्स लेंथ ही है, और जो लाइन है वो डॉट से बन के बनी है। अब बन गया सरफेस, सरफेस बन गया मीन्स 2 डायमेंशन में इसकी लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी, दैट इज व्हाट ही इज रिटन। थर्ड, उन्होंने बोला सरफेस की क्या होती है, एजेस होती हैं, जो हमने ऊपर पहले भी बोला था, और एजेस हैं। एंड द सेवन थिंग इज, जैसे सरफेस है, द प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट इटसेल्फ। मींस मैं इस सर्कल को कैसे बना सकता हूँ, लाइन 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 लाइन, गैप दिखाया हुआ मैंने जानबूझ के, जैसे ऊपर दिखाया था, बट आप लाइन 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 खींच के जाएं तो क्या बेसिकली एक सरफेस ही बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट ही सेड। तो ये उन्होंने कुछ डेफिनेशन दी, ऐसे 23 डेफिनेशन है, तो हमने टॉप 7 ले ली। तो इनडायरेक्टली इन्होंने यही चीज़ बताया, ऊपर भी यही बताया, यही बताया। तो इन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर 23 डेफिनेशन बोली, इस टाइप की उन्होंने स्टेटमेंट की, जिसको हम इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इनको बोलते हैं यूक्लिड्स डेफिनेशंस। ओके,
इन्होंने फिर क्या हुए 7 एक्सियोम्स दिए, कॉमन नोशंस, कॉमन सब नोशंस हैं। क्या है देखो, बहुत ही कॉमन नोशंस है, बट दीज आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। इनको यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं कि ऑब्वियस है, ऐसा ही होता है। जैसे सूरज जो है हमेशा पूर्व से निकलता है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसमें सोचने का नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ऑब्वियस है कि सन कहाँ से निकलेगा, ईस्ट से। कोई बोले वेस्ट से निकलेगा, ऐसा होगा नहीं। सन ऑलवेज राइजेस इन ईस्ट। तो दीज आर द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इन्होंने भी दे दिए 7, उनको बोला एक्सियोम्स। क्या कहते हैं देखें तो, फर्स्ट वन, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अदर। क्या मतलब हुआ? टू थिंग्स आर इक्वल, लाइक इफ P is equal to Q, right, are equal to a common thing, like P is equal to Q है और SB is equal to Q है। if two things are equal to a common thing, यहाँ पे क्या कॉमन हो गया? Q Q। तो P जो है Q के इक्विवेलेंट है और SB Q के इक्विवेलेंट है। then these are equal to one another, that means यदि P Q के इक्विवेलेंट है और SB Q के इक्विवेलेंट है तो P is equal to S। तो हम बोल सकते हैं। तो ये पहला एक्सियम था। सेकंड, if equals are added to equals the wholes are equals। मतलब if P is equal to Q है and we add S to both P and Q, then the result will also be equal। सिंपल टर्म में समझ लें, P is equal to Q है, दोनों तरफ यदि मैं एस एस करूं तो ये दोनों का जो होगा वो भी इक्वल होगा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, लाइक P is equal to Q है और मैं इक्वली ऐड करूं, मतलब S यहाँ ऐड करूं और S दोनों तरफ ऐड करूं, द होल्स आर इक्वल, मींस जो फाइनल आंसर होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ। थर्ड एक्सियम क्या है? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। एग्जैक्टली सेम वे में मीन्स P माइनस एस कर दूं और Q माइनस एस में P यदि Q के इक्वलेंट है, इससे भी S माइनस करूं, इससे भी माइनस करूं, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो दोनों भी इक्वल होगा। दिस इज ट्रू। ओके, द फोर्थ एक्सियम क्या है? थिंग्स विद विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब हुआ कि यदि एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही मेरा एक सर्कल है, एक ये दूसरा सर्कल है। इफ टू फिगर्स फिट्स इनटू वन अदर कंप्लीटली देन दीज मस्ट बी इक्वल टू वन अदर। यदि ये इसके अंदर चली जाए और ये दिखे नहीं, बिल्कुल अंदर कंप्लीटली मर्ज हो जाए, दैट मीन्स ब्लैक वाला और ये रेड वाला सर्कल दोनों इक्वल है। यही लिखा है, इफ टू थिंग्स कोलाइड विद वन अनदर, राइट, तो क्या होगा? बोथ आर इक्वल। सो हम देखो यहाँ कोलाइड किया, तो यस ही इज राइट। दैट इज द फोर्थ एक्सियम। याद है? इसमें भूलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर 1 है 2 है, पर लॉजिक समझ में आना चाहिए क्या है। लेट्स मूव टू द रिमेनिंग 3। फिफ्थ वन इज द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट मतलब मैं एक सर्कल ले लूँ, उसके पार्ट्स अलग अलग सेगमेंट कर लूँ, तो देखो जो होल मीन्स टोटल सर्कल, अपने पार्ट से तो ज़्यादा होगा, एक ब्लू से ज़्यादा बड़ा है पूरा सर्कल। ये वाला पार्ट जो है सर्कल पूरे कंप्लीट से छोटा है, दैट मीन्स ये उसके पार्ट्स हैं। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, एक सर्कल लिया हमने, उसके दो पार्ट किए, एक ब्राउन एक ब्लू। अब मैं इसका ब्राउन को क्या करूँ, इसका डबल, डबल क्या होगा? फुल सर्कल। ऐसे ब्लू का मैं फुल डबल कर दूं तो एक ब्लू सर्कल। अब ध्यान से पढ़ो, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, ये इसका डबल है एंड ब्लू का ये डबल है, आर इक्वल टू वन अनदर, तो मीन्स ये सर्कल फुल सर्कल इसके बराबर होगा, ब्राउन इसके बराबर, ये बोला। एंड द लास्ट वन, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मीन्स ये ऊपर बोला उसका ऑपोजिट। जैसे ये एक थिंग है फुल सर्कल, ये भी फुल सर्कल, इसका हाफ क्या हुआ? ये हुआ, इसका हाफ क्या हुआ? ये हुआ। दैट इस कहने का मतलब कोई भी एक चीज जिसका मैंने हाफ और इस वाली लेफ्ट वाली चीज का भी हाफ, और ये दोनों यदि हाफ बराबर है, इसका मतलब ये वाला पहली चीज और दूसरी चीज दोनों इक्वल है। सो दिस वाज हिज लास्ट और सेवंथ एक्सियम। यहाँ तक क्लियर है? अब इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स है। पहला वन देखते हैं, postulate number 1, a straight line may be drawn
फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। लाइक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट से तो एन नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं, सिमिलरली बी पॉइंट से एन नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं, बट देयर विल बी ओनली वन लाइन। ये जो बीच वाली लाइन है, द ब्लू कलर की जो मैंने दिखाई है अभी, दिस इज द ओनली लाइन, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर। इस पॉइंट से इस पॉइंट, मीन्स एक ही लाइन होगी जो दो पॉइंट से ए और बी पॉइंट से पास होगी। मल्टीपल लाइंस एक पास नहीं हो सकती है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पोस्टुलेट। So at least one straight line passes through two distinct points, but it does not say there cannot be more than one such line. इन्होंने ये नहीं बोला ज़्यादा नहीं हो सकती है, बट ये प्रूवन है कि सिर्फ एक ही हो सकती है। सेम चीज़ का इन्होंने एक्सियोम्स लिया था, बहुत सारे लिखे थे फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़े नहीं, तो पढ़ लेते हैं उसमें से कोई एक। यही चीज़, सेम चीज़ उन्होंने एक्सियोम फॉर्म में भी दे दी। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them. Given two distinct points, A or B distinct point है, there is a unique line. That means there is only one line. Unique means only one line that passes through them. एक ही लाइन होगी दो पॉइंट से आने। यदि पॉइंट बी यहाँ से उठा के मैं थोड़ा ऊपर रखूँ, दैट मीन्स एक लाइन ऐसी होगी जो वो यूनिक होगी, वो ये ब्लू वाली नहीं होगी, वो समथिंग डिफरेंट होगी। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड्स। चलो सेकंड पोस्टुलेट क्या बोला मैंने? A terminated line can be produced indefinitely. मतलब टर्मिनेटेड लाइन मतलब एक मैंने लाइन ली, बीच का पार्ट ले लिया, ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन, कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। इस लाइन को मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड में इनफाइनेटली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, खींचता जाऊँ, चलता जाऊँ जहाँ तक, देयर इज नो लिमिट। इज करेक्ट? सो दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। नाउ द थर्ड, a circle can be drawn with any center and any radius. मीन सेंटर में यहाँ सर्कल इस जगह बनाना चाहूँ, मैं यहाँ बना सकता हूँ एक सर्कल, इस डायमीटर को बना लिया मैंने। मैं इस जगह बनाना चाहूँ, आई कैन मेक सर्कल। मीन सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर। मेरा ये सेंटर है, यहाँ सर्कल हो गया, ये सेंटर है, यहाँ हो गया, एंड एनी रेडियस। मीन्स मैं यहाँ बना रहा हूँ और मैं कोई भी छोटा ही बना सकता हूँ। दैट मीन्स मेरे को सर्कल बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ पेपर में बनाऊँ, मैं कहीं पे बना सकता हूँ और किसी भी डायमीटर को बना सकता हूँ। दिस इज द थर्ड पोस्टुलेट। यहाँ तक क्लियर? लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन बहुत सिंपल है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। कुछ प्रूव करने की जरूरत है, समझाने की? आप समझदार हैं, मालूम है, पहले पढ़ चुके हो। सो इज द फोर्थ पोस्टुलेट एंड द मोस्ट फेमस वन। इनका जो सबसे फेमस है, दैट इज कॉल्ड द पोस्टुलेट नंबर 5। पैरेलल पोस्टुलेट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसमें? इतना नहीं पढ़ के हम सिंपल फॉर्म में समझे तो क्या है, यदि एक स्ट्रेट लाइन और एक और स्ट्रेट लाइन है, उसको एक थर्ड स्ट्रेट लाइन यदि कट करती है, तो इनके बीच का एंगल, इसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इसका एंगल है ए इंटीरियर एंगल, ये एंगल है बी। यदि सम ऑफ दीज इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, sum of interior angle is 180 degree, then line red and black line are parallel। तो ये दो लाइन क्या होती है? पैरेलल। अदरवाइज एक लाइन रेड है, दूसरी लाइन, मतलब सॉरी ब्लैक है, एक दूसरी लाइन यानी रेड वाली लाइन है, दैट सेकंड लाइन, एक थर्ड लाइन को कट करती है। अगेन इसके इंटीरियर एंगल्स ए एंड बी है और इनका सम इस बार क्या हुआ है? लेस देन 180। दैट मीन्स whenever the interior angle of a line, टू लाइंस, मतलब ये ब्लू लाइन कट कर रही है, टू पैरेलल लाइंस के बीच में कट कर रहा है, और ए बी का सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180, दैट मीन्स लाइंस आर नॉन पैरेलल। चलो आप पढ़ते हैं, ऊपर लिखा है, इफ देयर इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू टू स्ट्रेट लाइन। एक ये लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू टू स्ट्रेट लाइंस while forming two interior angles, दो इंटीरियर एंगल बना दिए on the same side। इंटीरियर एंगल इधर वाले भी हो सकते हैं, हम एक ही तरफ के ले रहे हैं, and whose sum is less than 180, less than 100, then these two lines will definitely meet with each other if extended on the side where the sum of two interior angle is less than two right angles। इस साइड का डेफिनेटली इफ इट इज लेस देन, तो इसका ऑपोजिट का ज़्यादा ही होगा। तो यदि ये कम है और इन दो लाइन को मैं एक्सटेंड करूँ, तो ये क्या होंगी? एक जगह जाके मिल जाएंगी। That means these two lines are
non-parallel lines. So this is called postulate 5. Clear? Right. तो यूक्लिड ने पोस्टुलेट जो एक्शन दिए थे उनको यदि मैं प्रेजेंट डे जो ज्योमेट्री है आज के उसमें हम देखें उसका अंडरस्टैंड करने की समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोस्टुलेट एंड एक्शंस आर टर्म्स दैट आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड इन द सेम सेंस। तो कभी उन्होंने पोस्टुलेट बोला कभी एक्शन बोला। आज की डेट में पोस्टुलेट बोलो एक्शन बोलो दोनों मतलब एक ही होता है। ओके, इंटरचेंजेबली सेम सेंस होता है। पोस्टुलेट इज एक्चुअली अ वर्ब। You postulate something, huh? तो कुछ कर रहे हो, क्रिया है, is a verb, right? So when we say let's postulate, we mean let us make some statement based on the observed phenomena in the universe. हम कुछ चीज देखते हैं and then we say कि हम assume करते हैं, we postulate कि ऐसा शायद ऐसा होगा, इसलिए ये ऐसा हो रहा है, right? So that is why it is called, हमने सोच रहे हैं ऐसा हो रहा है, and then we are thinking, that is why it is a verb. And then its truth and validity is checked afterward. पहले तो हम postulate कर लिए, बना लिए, स्टेटमेंट लिख दिए कि ये ऐसा है, लेट्स मेक एन स्टेटमेंट, ये ऐसा है तो ऐसा है, फिर उसको चेक करते हैं उसकी वैलिडिटी, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड इफ इट इज ट्रू देन वी एक्सेप्टेड दैट स्टेटमेंट इज अ पोस्टुलेट। यदि वो प्रूफ सही निकला तो हम उसको जो स्टेटमेंट हमने पहले अज्यूम की थी उस स्टेटमेंट को वी सेड इट्स अ पोस्टुलेट। A system of axiom is called consistent। जो axioms जो उन्होंने बहुत सारे बनाए थे, तो systems of axiom is called consistent। यदि बहुत सारे axioms हमने लिए जो हमने या postulates लिए हैं, यदि वो consistent हैं उनको consistent बोला जाता है। If it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom of previously proved statements। तो हमने बनाते गए इतने सारे, हम बोलते हैं हमारे एक्सियम कंसिस्टेंट है, ओवर द पीरियड ऐसा नहीं है कि वो डिस्प्रूव हो जा रहा है, सो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं दैट वर प्रूव्ड, जिन स्टेटमेंट को हम प्रूव कर दिया, वैलिडिटी प्रूव कर दिया हमने, ठीक है, उनको बोलते हैं हम थ्योरम्स या प्रोपोजिशंस। मैथमेटिक्स में बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। दीज आर द स्टेटमेंट्स which आर प्रूव्ड और प्रूवन बाय मैथमेटिशियंस। ओके, थ्योरम्स बोलो या प्रोपोजिशंस बोलो। एंड यूक्लिड साहब ने 465 थ्योरम्स इन्होंने बनाई थी। फादर ऑफ ज्योमेट्री है तो बनानी होगी, तो उन्होंने कितनी बनाई, 465 थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस इन्होंने अपनी बुक में लिखी हैं। नाउ लेट्स टेक few example to know how Euclid uses axioms and postulates for proving some of the results। उन्होंने कैसे अपने एक्सियम और पोस्टुलेट को यूज किया टू प्रूव सर्टेन थिंग्स। एग्जांपल के लिए, if A, B, C are 3 points, A, B and C are 3 points on a line, ये लाइन दी हुई है, 3 पॉइंट है, and B lies between A and C, B is in between, then we have to prove that A plus B, A, AB plus BC, AB plus BC is equal to AC। क्वेश्चन क्लियर है? तो यूक्लिड साहब ने अपनी एक्सियम्स और जो पोस्टुलेट्स उन्होंने थे उससे उन्होंने इस चीज को यदि प्रूव करना है, उन्होंने कैसे प्रूव किया कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी, बी इज इन बिटवीन, एंड देन ही सेइंग कि ए बी की जो लेंथ है प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो कैसे सोल्यूशन होगा, तो हम थोड़ा लेते हैं, इस अबाव फिगर में लेते हैं, ए सी कोइंसाइड्स विद बी सी। ए सी यदि ये लाइन है ए सी, इट कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। एक ही लाइन मान लो छोटी सी लो, पहले अलग से ले लेते हैं, मान लो इस बाहर निकाल लो, तो ये सपोज ऊपर रेड वाली से ए सी लाइन, सो एक ए बी हो गई यहाँ तक और ये बी सी लाइन, 2 लाइन हो गई। हम कह रहे हैं ए सी कोइंसाइड्स विद बी, ए बी प्लस बी सी, मीन्स इसके ऊपर आ जाती है, कोइंसाइड्स हो जाती है, मीन्स ऐसे कर देते हैं, कह सकते हैं। सो वी से इन द अबव फिगर ए सी जो कंप्लीट लाइन है यहाँ से यहाँ तक कोइंसाइड्स विद ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे क्लियर? ओके, तो यूक्लिड साहब ने जो एक्शियम नंबर 4 है, ही सेड्स दैट थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमने यही देखा था ना, यही था, ये सर्कल इससे कोइंसाइड कर जाता है, दैट मीन्स पूरी तरह छुप जाता है, दैट मीन्स ये सर्कल इस सर्कल के बराबर है। सेम वे में यदि रेड लाइन हमारी इस लाइन के ऊपर कोइंसाइड कर गई, ए बी प्लस बी सी के ऊपर एग्जैक्टली छुप गई, दैट मीन्स
क्या कह सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों सेम है, दोनों की लेंथ, एज प्रूफ। तो जिस तरीके से उन्होंने यूक्लिड साहब ने इसको प्रूव किया था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment। ये हमको प्रूव करना है। तो यूक्लिड साहब ने कैसे प्रूव किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम है, पहले तो ट्रायंगल मालूम है, और इक्विलेटर क्या होता है, इक्यू मतलब इक्वल, क्या चीज इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो वी हैव टू प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हमको कंस्ट्रक्ट है ऑन अ गिवन लाइन सेगमेंट। यदि एक आपको लाइन सेगमेंट ऐसी दी हुई है तो उस पर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इन्होंने कैसे बनाया, भाई इफ आई यूज इज एक्सियोम और पोस्टुलेट्स, तो इन्होंने बनाया होगा, तो अब मैं बनाता हूँ इनकी जगह। तो हम क्या करेंगे, अब एक लाइन दी हुई है सेगमेंट, उसका नाम देते हैं ए एंड बी, ये लाइन सेगमेंट है, इस पे हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। सो हमने यूक्लिड साहब की पोस्टुलेट नंबर 3 यूज किया। क्या था वो, वी कैन ड्रॉ सर्कल विद द पॉइंट ए एज अ सेंटर एंड ए बी एज अ रेडियस। मीन्स मैं सर्कल कहीं पे कितनी भी रेडियस का बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट को एज अ सेंटर मानता हूँ और ए और बी को इसका इसका रेडियस मानता हूँ, और मैं एक सर्कल बना देता हूँ। बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, बना देते हैं। सो लेट्स मेक, बन गया, ए को सेंटर लिया, मैंने बना दिया। मैं एक और सर्कल कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैंने यही लिखा है यहाँ पे। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, बी को सेंटर लेता हूँ, ए बी को इसकी रेडियस लेता हूँ, एक सर्कल बना दूँ दूसरा, तो बना सकता हूँ, रेड कलर का बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए को क्या करता हूँ, ये देखो जहाँ क्रॉस किया उसको बोलता हूँ सी पॉइंट। आई कनेक्ट ए विथ सी एंड देन आई कनेक्ट बी विथ सी स्ट्रेट लाइन से। यहाँ तक क्लियर, ओके। तो हमने ट्रायंगल तो बना दिया, बाकी चीज को हटा देते हैं। अब देखो हम इसको प्रूफ करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ किया। तो पहली चीज तो हमने पोस्टुलेट थी से ये किया कि हम सर्कल कहीं पे भी किसी भी सेंटर को लेकर, किसी भी डायमीटर रेडियस को लेकर बना सकते हैं। तो ये हमने अभी बनाया। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इन द अबव फिगर, जो हमारी फिगर है, ए बी इज इक्वल टू ए, ये हमारी जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी हम बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ सेंटर क्या लिया था, बी एज अ सेंटर लिया, या मैं ए बी ये ए बी ए सेंटर लिया, तो मैंने ये क्या हुआ इसकी रेडियस, और ये क्या हुई इसकी रेडियस, तो दोनों रेडियस है ब्लू कलर की, तो ये दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए। सेकेंड केस में क्या किया, मैंने इसको सेंटर माना था बी को, रेड कलर का सर्कल ड्रॉ किया, तो आई कैन से यदि ए बी इसकी रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस होगी, राइट, तभी तो ये सर्कल बना था। और हमारे को एक पॉस्टुलेट है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, पी इज इक्वल टू एस, तो हम बोल सकते हैं, और एस इज इक्वल टू क्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, हमारे पोस्टुलेट क्या बोलता है, यूक्लिड का पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी क्या है, ये सारी तीनों साइड्स हैं, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी। सो वी हैव प्रूव्ड कि ट्राइंगल एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। एक थ्योरम लेते हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन। दो अलग अलग लाइन में होंगी, सो उनमें कॉमन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। मतलब लेट्स से वी हैव टू लाइंस, एक एल है, ये लाइन रेड वाली, एक एम है। क्या बोल रहे हैं, टू लाइंस जो होंगी उनके बीच में कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मीन्स एक ही जगह वो इंटरसेक्ट करती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट लाइन में कॉमन नहीं हो सकता दो लाइन के बीच में, ये बोल रहा है। सो वी नीड टू प्रूव दैट दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये हमको प्रूव करना है। लेट्स प्रूव इट। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक अजम्पशन करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। लेट्स सपोज दैट टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मान लेते हैं दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पे पी एंड क्यू। किस तरीके से, एक ये लाइन है ब्लू कलर की, एक ये रेड लाइन है, और ये तो कर्व है। मान लो ना, जस्ट थिंकिंग के हमने ये बोला, जस्ट सपोज अज्यूम कि एक लाइन, एक रेड ब्लू लाइन और एक रेड लाइन एक दूसरे को दो पॉइंट पे पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, इतना अज्यूम कर लिया। बट दिस assumption clashes with the axiom that only one line can pass through two distinct points। यही था ना कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, यहाँ तो हमने दो लाइन पास कर दी।
तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया उसका, कॉन्ट्राडिक्टी हो गया मीन्स so whatever we are saying is wrong. So assumption we started that two line can pass through two distinct points is wrong. And if it is wrong, so from this what we can conclude that two distinct lines cannot have more than one point in common. That means exactly what, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, hence proved. क्लियर? तो जब भी थ्योरम वगैरह को प्रूव करते हैं तो हम अजम्पशंस नॉर्मली ऑपोजिट लेते हैं और ये प्रूव कर देते हैं कि जो हमने सोचा है वो सही नहीं है, और यदि वो सही नहीं है तो जो दिया हुआ है वो करेक्ट है. दैट इज व्हाट वी हैव डन इन दिस. इन बिटवीन एक और चीज आई, इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स. सो और भी बहुत सारे मैथमेटिशियंस पैरेलल में हैं, तो उन्होंने इसका एक इक्विवेलेंट वर्जन फिफ्थ पोस्टुलेट, द मोस्ट फेमस वन, याद है? टू पैरेलल लाइंस, यदि इंटीरियर एंगल इज 180, दैट मीन्स एक लाइन यदि कट कर रही है दो लाइंस को और उसके इंटीरियर एंगल क्या है 180, एंड दैट मीन्स बोथ द लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज दे आर नॉन पैरेलल. नॉन पैरेलल मतलब इनको एक्सटेंड करोगे जाके पॉइंट पे मिलेंगे. ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट था. तो इसका इक्विवेलेंट वर्जन दिया. कौन सा थे वो? उनका नाम था प्लेफेयर. उसको बोलते हैं प्लेफेयर एक्सियम्स. ही वाज स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे. इन 1729 में उन्होंने ये बोला. क्या बोला इक्विवेलेंट मतलब? इन्होंने बोला फॉर एवरी लाइन एल, कोई एक लाइन लेते हैं, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन लाइन एल. एग्जाम मतलब एक लाइन ली एल, एवरी पॉइंट नॉट ऑन लाइन लाइंग ऑन आई एल, ये इस लाइन के ऊपर, एल लाइन के ऊपर नहीं है, मीन समवेयर हेयर. हमने एक पॉइंट ले लिया, पहली चीज क्लियर. ओके. फिर उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम जो ब्लू कलर से दिया है, पासिंग थ्रू पी, जो पी से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू लाइन एल, वो इस लाइन के पैरेलल होगी. बट हमको ये मालूम है ना इस लाइन से और भी बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं. व्हाई इज सेइंग यूनिक? तो एक्सियम जो था, यूक्लिड का एक एक्सियम था कि एक पॉइंट से एन नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं. इन्होंने बोला कि एक पॉइंट से एन नंबर ऑफ लाइन तो पास हो सकती हैं, बट यदि मैं एक ऐसी लाइन लूँ जिसके एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट हो, उससे एन तो लाइन तो पास होगी, पर उनमें से सिर्फ एक ही लाइन, जैसे इसमें ब्लू लाइन है, वही लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी रेड वाली के. दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स. टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन, एक और भी चीज है इन्होंने दूसरे तरीके से बोला जाए तो टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये जो है एक ये एक ब्लू, अलग अलग तीन लाइन है, तो किसी दो को ले लें. टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. इस लाल के पैरेलल सिर्फ ब्लू ही हो सकती है, ये डार्क ब्लू वाली नहीं हो सकती है, ग्रीन इसके पैरेलल नहीं हो सकती है. या मैं बोलूँ इस लाइन के पैरेलल यदि कोई दूसरी लाइन है, दैट मीन्स वो रेड के पैरेलल नहीं है. क्लियर? डन. सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट यूक्लिड पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स, इनके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या है वो. यूक्लिड डिड नॉट रिक्वायर हिज फिफ्थ पोस्टुलेट टू प्रूव हिज फर्स्ट 28 थ्योरम्स. जो उन्होंने फर्स्ट 28 थ्योरम दे दी, उन्होंने बोला कि मेरे को ना ये फिफ्थ जो पोस्टुलेट है पैरेलल लाइंस वाला, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूव हिज 28 थ्योरम्स के लिए. क्लियर है? ओके. And many mathematicians, including him, were convinced that the fifth postulate जो है is actually a theorem. एक theorem है वो, क्योंकि it is a proven thing. आप prove कर सकते हो a plus b is equal to 180k. So basically it is a theorem, it's not a statement. ऐसे बोलो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए it can be proved, तो there is no need to यूनिवर्सल ट्रूथ बनाने की जरूरत नहीं है. That can be proved using the first four postulates and arguments. तो ये सब मजान ये सोचते थे सारे मैथमेटिशियन और बहुत सारे, और ये भी यूक्लिड साहब भी, कि जो मेरा फिफ्थ पोस्टुलेट है, राइट, उसको मैं जो है ना, जो फर्स्ट फोर पोस्टुलेट्स मैंने लिए थे और जो मेरे अदर एग्जाम्स हैं उनसे लेके मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ. पर अनफॉर्चुनेटली ऑल अटेम्प्ट्स टू प्रूव द फिफ्थ पोस्टुलेट एज अ थ्योरम हैव फेल्ड. आज तक भी इसको हम थ्योरम नहीं बोल पाए, तो ये फेल हुए. लोगों ने बड़ी मेहनत की इसको करने के लिए, इसको थ्योरम प्रूव करने के लिए, नहीं कर पाए. देन एक फायदा हुआ इससे. क्या हुआ? दिस लीड टू अ ग्रेट अचीवमेंट, द क्रिएशन ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज. और लोगों ने बहुत सारे नए प्रिंसिपल्स या रूल्स या थ्योरम्स बना डाली. एंड दिस इज कॉल्ड नॉन यूक्लिडियन जियोमेट्रीज. तो एक तो हो गई यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो इन्होंने बनाई, जो पोस्टुलेट और एक्सियम पे थी,
और इसके प्रूव करने के चक्कर में कि फिफ्थ पोस्टुलेट इज अ थ्योरम, लोगों ने एक नई ज्योमेट्री बना डाली, तो उसको बोला गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज। और आज की डेट में द ज्योमेट्री ऑफ यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, यदि इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में मैं बनाऊं, उसको वो हम लोग यूक्लिडियन से नहीं बना सकते, वो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री से ही हम बना सकते हैं। यदि यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है तो आपको कौन सी ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी? नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। इन फैक्ट इट इज कॉल्ड स्फेरिकल ज्योमेट्री। तो यूनिवर्स की जो ज्योमेट्री है नॉन यूक्लिड, इतना लंबा ना बोल के तो स्फेरिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। वेयर लाइंस आर नॉट स्ट्रेट, क्योंकि यूनिवर्स में कोई लाइन स्ट्रेट नहीं होती है। स्ट्रेट भी यूज कर सकते हो, ज़्यादातर कर्व होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी अर्थ है, राइट। तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच लाइन, ये हमारी इक्वेटर है, राइट। और ये प्राइम मेरिडियंस और ये अदर मेरिडियंस हैं जो अलग अलग कट कर रही है इक्वेटर को। और यदि मैं इक्वेटर पर देखूं इस जगह पर, तो ये सब लाइन क्या कर रही है, ये लाइन भी इसको 90 डिग्री में कट कर रही है, राइट। एंड यहाँ पे भी 40 वाले पे देखूँ तो ये लाइन भी इसको 40 पे 90 डिग्री में कट कर रही है। तो एक वन लाइन है, ये टू अदर लाइन्स है जो इसको 90 डिग्री में कट कर रही है। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था, याद है? ये वाला लेफ्ट में देखो, टॉप में देखो, राइट कॉर्नर में, ये क्या है? दो पैरेलल लाइन, और अंदर के एंगल का सम होना कितना है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है? 90 90, ये कितना हो गया? 180। दैट मीन्स ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल होंगी। और यहाँ देखो ये तो, और इन और हमने क्या बोला था, एक इसको एक्सटेंड, यदि ये 180 नहीं है तो इसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं मीट कर रहा होगा, नॉन पैरेलल होंगे। बट यहाँ देखो ये तो 180 है, सम भी 180 दी है, और ये लाइन एक्सटेंड करने पे यहाँ देखो जो टॉप में जाके जुड़ जा रही है, सेम बॉटम में जुड़ जा रही है। दैट मीन्स जो हमारा पोस्टुलेट है यूक्लिडियन का फिफ्थ पोस्टुलेट, वो यहाँ तो वैलिड ही नहीं हो रहा है। ये लाइन देखो 90 पे कट करी, 180 है, और ये ऊपर जाके जुड़ जा रही है। दैट मीन्स लाइन्स आर नॉट पैरेलल। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टी हो गया। सेकेंड चीज, एक और चीज देखो, ये 90 90 कितना 180, और ये देखो बेसिकली क्या बना रहा है? ट्राइंगल टाइप का कर्व फॉर्म में बना रहा है ट्राइंगल। दैट मीन्स ये जो ट्राइंगल बना, ये तो 180 से ज़्यादा हो गया। तो जो नॉर्मल ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री, उससे जो हमारी यूनिवर्स की जो अभी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें लाइन क्या है? स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि ये कर्व लाइन है। क्लियर हो गया? ओके। एक और चीज़ ये होती है यूनिवर्स में, हर चीज़ सर्कुलर होती है। कोई भी आप प्लैनेट देखो, है ना, या आप सैटेलाइट्स देखो, नेचुरल सैटेलाइट्स, सब सर्कुलर होते हैं या स्फेरिकल होते हैं, ऐसे बोले। और यदि हम उनको स्टडी करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो जो जिस प्लेन पे टकराते हैं, यू विल ऑलवेज फाइंड दे दे फॉर्म सर्कल्स। ये दिख रहा है सर्कल? तो क्या है बेसिकली जो स्फेरिकल ज्योमेट्री है, इट्स फुल ऑफ स्फेरिकल्स, सर्कल्स, राइट, स्फीयर्स। So it is different from Euclidean, which is basically on straight lines. Okay, let's take one more important thing. There is a very good statement, and then we have one question. The statement is, there exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another. हमारे पास एक पेयर ऑफ लाइन है which is equidistant है everywhere, कहीं पे भी ना हो. So the question is this statement a direct consequence of Euclid fifth postulates? क्या जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है उसका एग्जैक्टली कॉन्सिक्वेंस, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बोल सकते हैं उसका? सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? लेट्स टेक एनी लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन लाइन L। एक स्ट्रेट लाइन ली, एक पॉइंट P यहाँ पे लिया, ठीक है, एक लाइन एक पॉइंट यहाँ लिया। इसको प्रूव करने का तरीका बता रहे हैं, सोल्यूशन, राइट। अब हम क्या करते हैं? देन by Playfair axiom, which is equivalent to the fifth postulate, we know that there is a unique line M through P which is parallel to line M। ये हमको मालूम है फेयर प्ले से कि एक लाइन उससे P डिस्टेंस की दूरी पर यदि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ही लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। पैरेलल होगी मतलब क्या हुआ? ये प्लेफेयर बताया था ना, एक ही लाइन होगी, मल्टीपल लाइन होगी, सब एक ही होगी। और वो लाइन पे मैं इस लाइन से, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर यदि मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन, इसका डिस्टेंस मैं ऐसा डिस्टेंस कहीं पे भी ना पाऊँ ना। इफ आई मेजर इट ऑन द राइट साइड, मैं इसको ले जाऊँ, मैं किसी पॉइंट में मैं इसको ले जाऊँ, लेफ्ट में कहीं तक भी ना पाऊँ,
everywhere it will be same. Now कहने का मतलब the distance of the point from a line is the length of perpendicular. ये distance क्या हुआ? Length of the perpendicular from the point to the other line. This distance will be same for any point on M from L. Means यहाँ पे कोई भी point लो line L से या M से L पर या L to M या M to M, यहाँ से कोई भी distance लो और perpendicular distance लो, वो इधर से लेके उधर तक कहीं पे भी लो, it will be always same. And if it is same, it indicates these two lines are everywhere equidistant from one another. Distance same को क्या बोलते हैं? Equidistance from one another. And that is what the statement they were asking us to that. I hope you have understood the concept very well. For any query and feedback, write to us at milapintegration@gmail.com. Namaste.